की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन, लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन, निर्विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। और पहल, प्रयागराज में आज 16 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि करेंगे हस्तांतरित। झारखंड विधानसभा में के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और बाहर किया प्रदर्शन। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर रांची समेत पूरे राज्य में पेट्रोल पंपों में आज हड़ताल। डीजल पर वैट की दर कम करने की मांग। और राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में। सर्द हवाओं से बढ़ी कनकनी, अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। वे दोपहर एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वे इस कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूह के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री के इसी विजन के मुताबिक मंगलवार को यूपी के प्रयागराज में पीएम मोदी एक अनोखे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं उपस्थित रहेंगी। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम है, जिसपे पूरे प्रदेश की 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होने वाली है। हमारे स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी महिलाएं यहाँ एकत्र होने वाली है। और यहाँ जितनी महिलाएं आने वाली है वो स्वयं स्वावलंबी महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को यहाँ की जो महिलाएं कल आ रही हैं वो प्रेरणा देंगी और उनको स्वावलंबी बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह को 1000 करोड़ रुपए का हस्तांतरण करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा। यह रकम दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जा रही है। इसमें प्रति स्वयं सहायता समूह 1.10 लाख रुपए के हिसाब से 80,000 समूह को समुदाय निवेश निधि तथा 15,000 रुपए प्रति स्वयं सहायता समूह के हिसाब से 60,000 समूह को परिचालन निधि प्राप्त हो रही है। लाभार्थी महिलाओं ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि इस योजना से उन्हें बेहद मदद मिल रही है। समूह से जुड़ने के बाद हमें ये पता लगा कि सरकार ने हमारे लिए कितनी अच्छी योजनाएं निकाली है। हमें रोजगार मिल गया और हर महिला के लिए यही रोजगार निकाला। जो अनपढ़ महिला भी है वो भी आज रोजगार कर रही है, सिर्फ हमारी प्रधानमंत्री जी की वजह से। प्रधानमंत्री जी की योजना से सारी महिलाएं गांव की आगे हुई और मैं इससे बहुत खुश हूँ। जब से हम एनआरएलएम टीम से जुड़े हैं, समूह से जुड़े हैं, हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव आए हैं।
प्रधानमंत्री 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रूपए वजीफा भी हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना से कन्याओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में शर्तों के साथ नगद हस्तांतरण मिलता है। प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। इन इकाइयों का वित्त पोषण स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं तथा इनके निर्माण में प्रति इकाई के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा। ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले से समूह नहीं चला रही थी। मैं समूह से 5 महीने हुआ समूह से जुड़ने मुझे। पहले समूह में जुड़ी हुई थी, फिर मोदी जी के द्वारा ये योजना निकाली है, महिलाओं को रोजगार मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं सभी मेरी बीसी जितनी भी हैं वो बहुत खुश है कि हमें 75,000 लोगों को बीसी का पद मिला है। सभी बीसी बनी है, वो आज सभी लोग खुश है। लेकिन जब वो खुश है तो वो अपने घर में हर लोगों का खर्चा हाथ बटा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं को जरूरी कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाने के प्रयासों के तहत हो रहा है और ये सभी योजनाएं उनके लिए काफी मददगार साबित हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य भर से यहाँ महिलाएं पहुंचेंगी। ये वो महिलाएं थी जो पहले रोजगार या किसी तरह के काम धंधा ना होने की वजह से काफी परेशान थी, लेकिन आज इन महिलाओं ने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ऐसी महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। बजट 2022 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न कंपनियों के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा किए। शामिल हुए और प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा किए। ये बजट 2022 से पहले प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही कई बातचीतों में से एक है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट्स की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन ने इसे बहुत ही शानदार बातचीत बताया और कहा कि ये बातचीत भारत को आगे ले जाने के बारे में थी। टीसीएस के सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट दृष्टि बयान की है, जिसमें जोर दिया गया है कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 5 तक पहुंचने की आकांक्षा रखनी चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की उपाध्यक्ष प्रीता रेड्डी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, उनका नेतृत्व प्रेरणादायक है और वो आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं। फर्जी मतदान को रोकने तथा मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने वाला चुनाव विधि संशोधन विधेयक 2021 विपक्ष के भारी विरोध के बीच कल लोकसभा में पारित हो गया। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रति वर्ष 4 अवसर देने का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाने और चुनाव उद्देश्यों के लिए किसी भी परिसर की आवश्यकता को सक्षम करने के भी प्रावधान हैं। कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। इस विधेयक में आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पर कहा कि चुनाव सुधार की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। अभी की प्रणाली में अगर 2 जनवरी तक आपका नाम सूची में नहीं आया तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता था। अब इसके लिए साल में 4 बार विंडो खुलेगी। उधर राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 और ओमिक्रॉन पर हुई चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा ने नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक को मंजूरी भी दी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज सदन की कार्यवाही जारी है। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध साफ देखने को मिल रहा है। विपक्षी सदस्यों ने आज भी सदन के अंदर और बाहर जेपीएससी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। रोजगार के जो वादे करके आए थे वो कहाँ गए, साथ ही अंगिका और तमाम जो अन्य भाषा को लेकर कार्यवाही से पहले सदन के बाहर आंदोलनरत है और आंदोलन पर बैठा है। देखिए, हर कार्य करना चाहिए, समाज को ध्यान में रखना। अगर बहुमत में सरकार है उसका मतलब वो मनमानी करेगी तो
बोकारो जिले के चंदन कियारी पेयजल आपूर्ति योजना को चालू करने की मांग को लेकर भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी ने आज विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर इस योजना के प्रति संवेदनशील नहीं होने का आरोप लगाया। सभी रहे ना, जब असफल होंगे लोग, जब असफलता दिखेगी तो भाई लोगों को ध्यान भटकाना ही होगा। जो उन्होंने वायदे किए थे वो सारे वायदों में ये पूरी तरह से फेल हो। और कल उनकी जुलझलाहट सदन के अंदर भी दिख रही थी, पूरे सरकार के और पूरे मुखिया की जुलझलाहट दिख रही थी। और ये असफलता कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है, इसलिए इस तरह के बातें करके समाज में विद्वेष फैलाने का काम। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य की प्रत्येक पंचायत के एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का आह्वान किया है। वे रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कृषि वैज्ञानिकों के अखिल भारतीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कृषि के जरिए ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और राज्यों में कृषि अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रसार शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना है। संघ का उद्देश्य सदस्य विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना और महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए आपसी संचार को सुगम बनाना भी है। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में देश भर से आए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने कृषि कार्य के साथ साथ बागवानी, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी परेशानियों और समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। Its objectives inter alia, there are so many objectives, but the principal one is that include promoting, supporting and undertaking such programs as may help to improve norms and standards in education, research, training and extension in agriculture universities. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कृषि विकास पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस दौरान कृषि विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,326 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,043 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 32 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 17 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 159 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा अब बढ़कर 138 करोड़ 34 लाख से अधिक हो गया है। इधर झारखंड में कोरोना टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। कल राज्य भर में 1,56,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1,77,68,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज मिल चुकी है। राज्य में कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड टीकाकरण अभियान कारगर साबित हो रहा है। यही कारण है कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जामताड़ा जिले में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए रात्रि चौपाल का सहारा लिया जा रहा है। जामताड़ा जिले में रात्रि चौपाल के आयोजन से ग्रामीणों के बीच कोविड रोधी टीके के प्रति जागरूकता बढ़ी है
और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जहां जहां हम लोग रात्रि चौपाल लगा रहे हैं वहां पर अगले दिन से और टीकाकरण की संख्या बढ़ते चले जा रही है। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, दिघारी हो गया या बांकुडी हो गया, जहां लोग एकदम नहीं लिए थे, अब वहां पर लोग लाइन लगा लगा करके टीका ले रहे हैं। जिले के नारायणपुर प्रखंड के दिघारी, बांकुडी जैसे दर्जनों गाँव के लोग टीका लेने से परहेज कर रहे थे, लेकिन रात्रि चौपाल ने उनकी भ्रांतियों को दूर कर दिया है और वे स्वेच्छा से टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। ये रात्रि चौपाल लगने से टीकाकरण का हम पहला टीका ले लिए हैं, दूसरा टीका जब समय आएगा तब लेंगे। और रात्रि चौपाल लगने से टीकाकरण में जो आदमी सुबह चल जाते थे, शाम को लौटते थे, उनको टीका लेने में असुविधा होता था, जो अभी बहुत अच्छा हो गया। इस अभियान में लगे चिकित्सा पदाधिकारी भी मानते हैं कि रात्रि चौपाल का प्रयोग ग्रामीण इलाकों के लिए काफी कारगर साबित हुआ है। टीका लेने से घबरा रहे थे और टीका लेना पसंद नहीं कर रहे थे। जिन गांव में टीकाकरण बहुत कम हुआ था, हम लोग वहां रात्रि चौपाल कर रहे हैं। लोगों को के मन में जो भ्रांतियां थी उसको दूर कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है रात्रि चौपाल होने के बाद से टीकाकरण जो है सो ग्रामीण इलाकों में काफी बढ़ा है टीका। दरअसल ग्रामीण इलाकों में दिन के समय लोग काम करने अपने खेत खलिहानों पर चले जाते हैं, जिससे टीका लेने से वे वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे इलाकों में रात्रि चौपाल का सहारा लिया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर तरीके से टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा सके। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर के पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन डीजल पर वैट की दर कम करने और सरकार पर पंपों की बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहा है। पेट्रोल पंपों की यह हड़ताल शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों के सिलसिले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची सहित पूरा राज्य आज भी शीतलहर की चपेट में है। सर्द हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही ठंडी हवा सीधे झारखंड को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि विभिन्न जिलों के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आदिम जनजाति परिवारों के विकास तथा कल्याण के लोहरदगा जिले में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। इसे देखते हुए आदिम जनजाति परिवारों के विकास कुमार टोप्पो ने सभी अंचल अधिकारियों को जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। पाकुड़ सदर प्रखंड के मनिकापाड़ा पंचायत के मुखिया के वाहन पर अज्ञात अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने मुखिया और उसके एक बच्चे की हत्या कर दी। घटना में मुखिया की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया है। चतरा में सक्रिय अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध हंटरगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के खेप को स्कॉट कर रहे शराब तस्कर गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ चतरा डोभी मुख्य मार्ग से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी बिहार के रहने वाले हैं। गांव-गांव तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार और प्रशासन प्रतिबद्ध है।
इस सिलसिले में पाकुड़ जिले में अमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत पचुवाड़ा पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के उपायुक्त भी इसमें शामिल हुए। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने HHAI की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित मौजा के भुगतान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। देवघर जिले में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ग्रामीण और शहरी इलाके में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जिले के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। खूंटी जिले विभिन्न पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके समाधान की दिशा में त्वरित पहल की गई। सिमडेगा के उपायुक्त ने ओड़ग्गा पंचायत के साप्ताहिक बाजार का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया। उपायुक्त ने जंगली हाथियों के हमले से प्रभावित ग्रामीणों से भी संवाद किया और उन्हें राहत पहुंचाने की दिशा में पहल की। कोडरमा जिले के झुमरी तलैया नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 और जयनगर प्रखंड की हीरोडीह पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया आज जापान से भिड़ेगी। पिछले राउंड रॉबिन मैच में जापान को 6-0 से हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया आज जापान से भिड़ेगी। पिछले राउंड रॉबिन मैच में जापान को 6-0 से हराने के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं। अब उसकी नजरें एक और धमाकेदार जीत पर लगी है। इस बीच दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना कोरिया से होगा। 5 देशों के टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन चरण में भारत के 10 अंक हैं, जबकि कोरिया 6 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। जापान और पाकिस्तान के 5-5 अंक हैं और मेजबान बांग्लादेश ने खाता नहीं खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। सेल्फी लेने के इस दौर में रांची में आज भी एक ऐसे शख्स हैं जो खास शख्सियत से मिलते ही और उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा और भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई महान शख्सियत से मुलाकात कर इन्होंने ऑटोग्राफ लिया है। सरोजिनी प्रीतम और 2017 में, ये हाल के दिनों की ही बात है, झारखंड में एक कार्यक्रम था जिसमें माननीय रतन टाटा जी एवं भारत के अन्य सभी बिजनेस हाउसेस के चीफ आए हुए थे। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे रोल मॉडल रतन टाटा जी हैं, क्योंकि वो ह्यूमन रिलेशंस को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद सीधे स्टेज पर चढ़ गया, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को किनारे करते हुए, और मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना की कि सर यू आर माय रोल मॉडल, मैं आपको ऑटोग्राफ। आप विश्वास करें कि वो करीब करीब 30 से 45 सेकंड तक मेरी आंखों में देखते रहे। उन्हें लगा कि ये मेरा ऑटोग्राफ क्यों ले रहा है इतने लोगों के रहते हुए, लेकिन उन्होंने सहर्ष अपना ऑटोग्राफ दिया। 37-38 साल से अब साथ हैं।
आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल, अनंत कन्हेरे और कृष्ण जी करवे के बारे में। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल की, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दैहान में हुआ था। उन्होंने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जगाया और वे श्रमिक आंदोलन के संस्थापक और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के नेता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। राष्ट्रीय जीवन में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक। कानून में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1906 में वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को संगठित करना शुरू किया। 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव मिल श्रमिकों ने हड़ताल शुरू की, जो 37 दिन तक चली। इतनी लंबी अवधि की ये भारत की पहली हड़ताल थी और ये श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने में सफल रही। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ उन्होंने ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया। 1923 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1924 में उन्होंने राजनांदगांव में एक और मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों को और रियायतें मिली। वे 1925 में रायपुर चले गए और हिंदू मुस्लिम एकता और समाज के निचले वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी गतिविधि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और पहल। प्रयागराज में आज 16 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि करेंगे हस्तांतरित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और बाहर किया प्रदर्शन। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर रांची समेत पूरे राज्य में पेट्रोल पंपों में आज हड़ताल। डीजल पर वैट की दर कम करने की मांग। और राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में। सर्द हवाओं से बढ़ी कनकनी। अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। चाँद